जी हाँ मेरे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप बायोलॉजी में और मैं हूं प्रदीप गौड़। पता है एग्जामिनेशन डेट नजदीक आ चुकी है, आपकी हार्ट बीट बढ़ी हुई है। बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा डाउट होता है, लेकिन आज का जो वीडियो होने वाला है बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज कि आपको हमेशा से एक डाउट रहा है कि बोर्ड के एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं, हम कैसे कॉपी लिखें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकें। मेरे बच्चों मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कि उनको पूरा पेपर आता है, सारे आंसर आते हैं, बट लास्ट में क्या होता है, टाइम नहीं बचता है, जिसके कारण उनके कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, मार्क्स कम आते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें कोई एक या दो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर उन्हें नहीं पता, फिर कुछ भी लिखकर चले आते हैं। ऐसे ऑप्शंस पर हमें क्या करना चाहिए, इस वीडियो में हम जानेंगे सारी की सारी डिटेल। जी हां, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आपको पता है क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। जस्ट बिकॉज यहां पर आपको मिलती है बायोलॉजी और साथ ही साथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और प्रॉपर गाइडेंस। चलिए मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। चलिए मेरे बच्चों बात कर लेते हैं कि पहले पॉइंट की कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। एग्जाम में आपने अपनी मेन आंसर शीट में क्या लिखा है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने अपनी आंसर शीट में कैसे लिखा है। जी हां मेरे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो एग्जामिनर होता है वो कॉपी चेक करता है। उस एग्जामिनर के पास सिर्फ आपकी कॉपी नहीं है, 300 से 400 कॉपियां होती हैं चेक करने के लिए, तो एग्जामिनर हर एक लाइन नहीं पढ़ता है। जी हां, तो हमें क्या करना है, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी है जिससे कि जो एग्जामिनर देखना चाहता है हम उसे बहुत पहले ही दिखा दें। एग्जामिनर की नजर जो है हमारे मेन आंसर पर ही पड़नी चाहिए, जो हम दिखाना चाहते हैं वो दिखाएं। जी हां, मैं आपको बता दूं मेरे बच्चों, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें जितने भी आंसर आते हैं, जितने भी साइंटिफिक टर्म्स हो गए या फिर कोई भी आंसर हो गया या फिर जितने भी फॉर्मूले हो गए, उन्हें हमें अंडरलाइन कर देना है। अगर फॉर्मूले हैं तो उन्हें क्या करना है, ब्रैकेट में कर देना है। जैसे कि एग्जामिनर हमारी कॉपी खोले, सारी उसका फोकस जो है ना उस कॉपी पर, उस पेज पर, उस हमारे अंडरलाइन किए हुए, हाईलाइट किए हुए पॉइंट पर पढ़ना चाहिए। तो एग्जामिनर क्या करेगा, तुरंत देखेगा, उसे लगेगा बच्चे को आता है, अंडरलाइन किया है सब कुछ, साइंटिफिक टर्म हो गया, फॉर्मूले हो गए, मेन आंसर हो गया, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसे अंडरलाइन कर देना है। तो हम क्या करेंगे, हम वो दिखाएंगे एग्जामिनर को जो हम दिखाना चाहते हैं। बात समझ में आई क्या? तो तुरंत वो ट्रिक करेगा, मार्क्स देगा, आगे बढ़ जाएगा। सेकेंड पॉइंट कि सर हमें लॉन्ग आंसर लिखने हैं बट हमें कम आता है। मैं आपको बता दूं मेरे बच्चों, एक बड़ा पॉइंट होता है कि आपको पेजेस भरने होते हैं। जी हाँ, बोर्ड के एग्जाम में पेजेस भी भरने होते हैं कि आपको थोड़ा बड़ा लिखना है आंसर। ठीक है, उसके लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि आपको अगर कोई दो वर्ड है तो उसमें एटलीस्ट 1 फिंगर गैप देना है। जी हाँ, थोड़ा डिस्टेंस बनाकर लिखना है, जिससे कि क्या लगे, आपके वर्ड्स भी क्लियर दिखें, साथ ही साथ उनके बीच में थोड़ा बहुत डिस्टेंस होगा ना, तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा लेंदी होगा, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो दिखने में भी खूबसूरत लगेगा और एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं बच्चे को आता है, थोड़ा ज्यादा लिखा है, तो उस पर भी आपको मार्क्स मिलते हैं। वहीं बात करें मेरे बच्चों थर्ड पॉइंट की, तो वो ये है कि फिजिक्स का अगर पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर है या बायोलॉजी का पेपर है या मैथ का पेपर है, तो उसमें एक स्पेशल स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। पहला कि अगर फिजिक्स का पेपर है जहां कहीं पर भी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको अगर फॉर्मूले आते हैं तो पहले फॉर्मूले लिखिए और उसे अंडर ब्रैकेट कर दीजिए, जिससे कि फोकस हो सके, एग्जामिनर को लगे कि नहीं बच्चे को सब कुछ पता है। साथ ही साथ अगर केमिस्ट्री का पेपर है तो केमिस्ट्री की रिएक्शन अगर आपको आती है तो केमिस्ट्री की रिएक्शन जरूर लिखें। ठीक है, बायोलॉजी का पेपर है मेरे बच्चों तो आपको कंपलसरी है, बायोलॉजी मींस डायग्राम, अगर जैसा भी टूटा फूटा आड़ा टेढ़ा जैसा भी तुम्हें डायग्राम आता है जरूर बनाइए। ठीक है, तो चलिए बच्चों देख लेते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। सर कैसे इतना टाइम बचा लें हम लास्ट में भी, कि हमें 10 मिनट बच जाएं कि अगर कुछ छूट गया है हमारा तो उससे हम कॉपी को फिर से चेक कर लें। समझते हैं मेरे बच्चों, देखिए टोटल हमें जो आवर्स मिलने वाले हैं हमें अपना पेपर सॉल्व करने के लिए, वो है 3 आवर्स। जी हाँ, 3 घंटे यानी 180 मिनट हमें मिलने वाले हैं अपने पेपर को सॉल्व करने के लिए, लिखने के लिए। तो इस 3 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे बच्चों क्या करना है, पेपर रीडिंग करना है हमें। ठीक है, क्या करना है, पेपर रीड करना है। कितने मिनट के लिए सर, 10 मिनट के लिए। जी हाँ मेरे बच्चों, 10 मिनट तक आपको और कुछ करना ही नहीं है, बस अपने पेपर को अच्छे से एटलीस्ट 2 टाइम, जी हां एटलीस्ट 2 टाइम आपको क्या करना, अपने पेपर को रीड करना है, जिससे कि आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से मुझे सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन पेपर में अच्छे से आपको आते हैं उन्हें पहले सॉल्व करिए।
ठीक है, जो अच्छे से नहीं आते, जिस पर बहुत टाइम लगेगा या सोचना पड़ेगा, उसे बाद में सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो जो आपको पेपर मिलेगा मेरे बच्चों, उसमें कुछ पैटर्न होंगे, कुछ सेक्शन होंगे। क्या होंगे जरा देख लेते हैं। सेक्शन जो ए है मेरे बच्चों, वो 1 मार्क्स का होगा। उसमें 2 पार्ट होंगे, एमसीक्यूज होगा और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो जो एमसीक्यूज होते हैं वो 10 होंगे मेरे बच्चों, और हर एक एमसीक्यूज के लिए तुम्हें कितने देने हैं? 1 मिनट। जी हां, हर एक एमसीक्यूज के लिए कितना? 1 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। तो आपको 10 मिनट लग जाएंगे एमसीक्यू सॉल्व करने में, और वेरी शॉर्ट जो आंसर है मेरे बच्चों, इन्हें 2 मिनट देना है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि 2 से 3 लाइन ही लिखना होता है इसे। ठीक है, तो 2 मिनट देना है, तो इसमें कितना लग जाएगा? ऑन एन एवरेज 16 मिनट। ठीक है, कितना लग जाएगा? 16 मिनट। अगर सेक्शन ए को हम देखें ऑन एन एवरेज, तो कितना टाइम लग रहा है मेरे बच्चों बताइए? 26 मिनट। लेकिन अगर हम इसे एक कंबाइन ओवरऑल मान के चलें तो टोटल 30 मिनट हम ले लेते हैं। हो सकता है किसी पेपर में आपको कोई क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग जाए या सोचना पड़े, उसमें थोड़ा टाइम लग जाए, तो मैं एक ओवरऑल लेकर चलता हूं कि 30 मिनट लग रहे हैं आपको सेक्शन ए सॉल्व करने में। क्लियर है? सेक्शन बी देखिए, ये 2 मार्क्स का है मेरे बच्चों। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का। तो इसके लिए मेरे बच्चों मैं आपको बता दूं, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप इसमें लेंगे 3 मिनट। हर एक क्वेश्चन के लिए कितना? 3 मिनट। जी हाँ, इसमें 5 से 6 लाइनें लिखनी होती हैं, इससे ज्यादा आपको लिखना नहीं होता। ठीक है, तो 3 मिनट एक क्वेश्चन के लिए, तो कितने हो गए आपके? टोटल 24 मिनट। ठीक है, ऑन एन एवरेज में अगर इसे पकड़ कर चलो इसके लिए भी हम मान लेते हैं 30 मिनट आपको लगते हैं सेक्शन बी भी सॉल्व करने में। ठीक है, हमने 1 आवर कंज्यूम कर लिया और 10 मिनट ऑलरेडी ले लिया था किसके लिए? पेपर रीडिंग के लिए। अब हमारे पास बचते हैं मेरे बच्चों 2 इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। ठीक है, तो सेक्शन सी में हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, और इसमें टोटल 8 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, ऑप्शन को छोड़ करके मैं बता रहा हूं, टोटल 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए मेरे बच्चों आपको देने हैं 8 मिनट। कितना? हर एक क्वेश्चन के लिए 8 मिनट। तो ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? चलो ऑन एन एवरेज कितना हो जाएगा? 1 आवर्स प्लस 10 मिनट। ठीक है, 1 आवर प्लस 10 मिनट मैं इसे मानकर चलता हूं। ठीक है, इतना हो जाएगा। वैसे तो 1 घंटे 4 मिनट ही होते हैं, लेकिन मैं ऑन एन एवरेज 1 आवर 10 मिनट इसे मानकर चलता हूं। फिर उसके बाद मेरे बच्चों सेक्शन डी जो होता है, ये 4 मार्क्स का होता है। इसमें टोटल कितने सॉल्व करने हैं आपको? 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हर एक क्वेश्चन मेरे बच्चों, हर एक क्वेश्चन के लिए आप देंगे 10 मिनट। हर एक क्वेश्चन के लिए देंगे 10 मिनट, तो इसे सॉल्व करने में लगेंगे कितना? 30 मिनट। क्लियर है? अब जरा समझते हैं, मेरे बच्चों, सेक्शन सी के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनके लिए मैं बताऊं, मिनिमम मेरे बच्चों 1.5 पेज लिखना। ठीक है, मैक्सिमम 2 पेजेस। जी हाँ, 1.5 से 2 पेज से ज्यादा लिखना ही नहीं है तुम्हें सेक्शन सी में। और मैं बता दूं सेक्शन डी के लिए आप ज्यादा से ज्यादा मेरे बच्चों 3 पेज, मिनिमम 2 पेज। ठीक है, इससे कम मत लिखना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि हमारे पास और कितना टाइम बचा। देखिए मेरे बच्चों, अगर इन दोनों को हम पकड़े तो कितना हो गया? 1 आवर, और यहां पर भी कितना हो गया? 1 आवर 10 मिनट। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल? 1 आवर 10 मिनट हो गया ये, प्लस 30 मिनट ये हो गया हमारा सेक्शन डी का, प्लस 10 मिनट हमने रीडिंग के लिए लिया था। कितना हो गया मेरे बच्चों? देखिए 2 घंटे कितना हो गया? 50 मिनट। ठीक है, 2 घंटे 50 मिनट हो गए। अभी हमारे पास कितना बचा है? 10 मिनट टोटली बचे हुए हमारे पास। तो इस 10 मिनट में क्या करना है हमें करना यह है कि हमने जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है, अपनी आंसर शीट बना ली है, उसे फिर से रीचेक करना है कि कहीं कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया, कोई पॉइंट कम तो नहीं लिखा, कुछ बाद में तो याद नहीं आ गया, या फिर कहीं कुछ दिख तो नहीं गया किसी और में। ठीक, हालांकि करना नहीं, ये ईमानदारी से पेपर सॉल्व करना। ठीक है, कहीं एग्जामिनर ने पकड़ लिया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। तो तुम्हें करना क्या है? फिर से कॉपी को पलटना है, देखना है कहीं कोई पॉइंट कम लिखा है तो उसे फिर से ऐड कर देना, लिख देना, बैठे नहीं रहना तुम्हें। ठीक है, हो सकता है ये जो मैंने टाइम दिया है इससे ज्यादा टाइम लग जाए, तो वो जो 10 मिनट है वो ओवरऑल यूज हो जाएंगे। क्लियर मेरे बच्चों? ये रही आपके लिए स्ट्रेटजी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। ठीक है, जिससे कि हमारे भी चैनल की ग्रोथ हो सके, आपका भी फ्यूचर बन सके, और क्या, बस कुछ अच्छा काम कर सकें यार। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
और किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।